हेलो बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे हम ग्रुप क्या है उसमें प्रवेश करेंगे। मैं इससे पूर्व आपको एक पहेली देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लिया कोई आपके पास स्क्वायर है, ये पॉइंट आपने P मान लिया, ये पॉइंट Q मान लिया, ये मान लिया R और ये मान लिया S। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस स्क्वायर को आप कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, कितने तरीके से इनका रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि इसकी सिमेट्रिक रहे, इसकी सिमेट्री सेम रहे। यानी कि कहने का आशय ये है कि ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहे। यानी कि हो सकता है ये आपके जो कॉर्नर हैं ये अलग अलग चेंज हो जाएं, लेकिन इसका जो आकार है वो बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो पहले है। यानी कि जो ये साइड जितनी है, ये साइड जितनी है, ये साइड जितनी है, ये साइड जितनी है, ये सब सेम रहनी चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कितने तरीके से किया जा सकता है। तो पहला अगर मैं बात करूँ, पहले की बात करूँ मैं R0 का मतलब इसका रोटेशन 0 डिग्री पर कर दूँ। तो 0 डिग्री पर इसका रोटेशन करूँगा तो ये इस पर कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ये P ऐसे ही रहेगा, Q ऐसे ही रहेगा, R ऐसे ही रहा और S ऐसे ही रहा। ठीक हो गया। दूसरा, मैं इसका रोटेशन कर दे रहा हूं 90 डिग्री, इसको R90 नाम देता हूं मैं। जब मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये इसका आकार सेम रहेगा, बस ये जो है आपके ये चेंज हो जाएंगे। ठीक। अब तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला अगर मैं इसको 180 रोटेट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये ओरिजिनल पोजीशन थी, तो अब ये 180 में P यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ चला जाएगा, R यहाँ चले जाएगा, S यहाँ चले जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, आपका सिमेट्री का मतलब है कि उसका आकार सेम रहना चाहिए। ठीक है। चौथे में अगर आप देखो, अगर यहाँ पे बात करें हम P Q R S, तीसरे में हाँ एक, उसके बाद R 270 अगर मैं करूं, 270 में क्या आ जाएगा? P यहाँ आ जाएगा, Q R और S। ठीक है। ऐसे R 360 करोगे तो P अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया और ओरिजिनल पोजीशन का मतलब R0 हो गया। तो इसका मतलब हम जो अगर इसका रोटेशन करें तो इसके रोटेशन चार तरीके से कर सकते हैं, एक R0, एक R90, R180 और R270। ये इस स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ रोटेशन हो गए, जिससे कि इस पे इसके ओरिजिनल पोजीशन पर कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। अब इसी का हमें रिफ्लेक्शन देखना है, कितने तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें बच्चों, तो यहां पर आपके पास P Q R S था। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। वर्टिकल अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन करूँ तो ये वाली इमेज ऐसे आ जाएगी और ये वाली इमेज ऐसे आ जाएगी। तो कितना क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब ये अगर आप देखोगे तो R Q यहाँ आ जाएगा और S P यहाँ चला है, क्योंकि हम इसका रोटेशन कैसे कर रहे हैं, ये था, इसका रोटेशन हम ऐसे कर दे रहे हैं। ऐसे किया तो ये वाला जो पोर्शन था यहाँ आ गया और ये वाला इधर चला गया, तो ये आ गया आपका, हम इसको बोलेंगे वर्टिकल V। ठीक। अब ऐसे हॉरिजेंटल करोगे, P Q R S, हॉरिजेंटल का मतलब ये हो गया, इसको हम S से नोट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हॉरिजेंटल करोगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ S R ऐसे हो गया और P Q ऐसे हो गया। देखो अभी भी देख लो, स्क्वायर पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके कॉर्नर अवश्य बदल रहे हैं लेकिन उसके आकार पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। अब इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि और क्या क्या बन सकता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? अगर मैं इसको ऐसे डायगोनली, अगर ये मान लो ये है, अगर आप इसको डायगोनली रोटेट कर देंगे तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन S अब यहाँ आ जाएगा, Q नीचे से वहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका Q और S और ये R और P ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका D डैश। अब अगर इसको मैं इस तरह के डायगोनल से रोटेट करूं तो ये S और Q R और P था, तो बच्चों ये हो जाएगा कैसे? ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि P ऊपर चला गया, R नीचे आ गया, S ऐसे था और Q ऐसे था, इसको हम बोल देंगे D। यानी कि
इसके अलावा आपको कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखने वाला जहाँ पर ये इसकी जो स्क्वायर की पोजीशन है इसमें कोई चेंज ना हो। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास 4 रोटेशन है और 4 हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। अगर इनको मैं एक साथ लिखूं तो मैं बोलूँगा, इसको D4 नाम दूंगा। D4 में क्या था, पहले R0, फिर R90, फिर R180, फिर R270, फिर आपका V, फिर H, फिर D और फिर D डैश। तो कुल मिला के 8 तरीके के टोटल चेंजेज हैं इसमें जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन में है। 4 आपके रोटेशन है, 4 आपके रिफ्लेक्शन है। इसके बाद हमने पाया कि इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन है वो कितने हैं, 8 हो गए। अब अगर हम देखें आपस में ये एक आपका सेट हो गया, इस सेट में क्या कोई आइडेंटिटी है, क्या ये एसोसिएटिव ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है, क्या ये क्लोजर ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है, क्या हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और धीरे धीरे हम फिर ग्रुप की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यानी कि अगर 2 आपके पास एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, किस तरह से हमें इसमें यूज़ करना होगा, इस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है क्या, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग का मतलब है, जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या है, जैसे मान लिया अगर आपसे कोई पूछे R180 और H क्या होगा, तो R180 और H में आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले आप पाओगे कि जो आपके ओरिजिनल पोजीशन था P, ये Q, ये R और ये S, इसमें सबसे पहले आप H लगाओगे, यानी कि हॉरिजेंटली इसको रिफ्लेक्ट करोगे। तो हॉरिजेंटली किया तो SR नीचे आ गया और PQ ऊपर चला गया। इसके बाद इसमें R180 लगाओगे। R180 का मतलब है, देखो ये 90 में S यहाँ आएगा, 180 में यहाँ आ जाएगा, तो ये S हो गया। फिर S के बाद Q है, आगे Q आ जाएगा, फिर उसके बाद नहीं, S के बाद आगे R है और Q यहाँ आ गया और P यहाँ आ गया। तो यानी कि कुल मिला के जो आपका ओरिजिनल स्क्वायर था, ओरिजिनल पोजीशन थी इस स्क्वायर की, उसमें हॉरिजेंटली ये आया, उसके बाद R180 लगाया तो आपका ये आया। तो अब हम देखेंगे कि R180 और H में क्या आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ओरिजिनल वाले स्क्वायर में आप जरा पाओगे कि आप क्या कर रहे हो। ये देखो जरा, अगर मैं इसको इस तरह से वर्टिकली अगर इसको मैं रिफ्लेक्ट करूं तो आर क्यू इधर चला जाएगा, एस क्यू ऐसे लौट के इधर आ जाएगा। तो एस क्यू और आर क्यू, इसका मतलब कितना आ गया, वी आ गया। कोई आपसे पूछेगा R180 और V क्या है, तो आप R180 और H क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या है, V है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया। इसके बाद सिमिलरली अगर आपको कोई और एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से आपको प्रोसेस को अपनाना होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आप पाओगे कि आपके पास भले H हो, V हो, D हो, D डैश हो और R0 हो, R180 हो, R90 हो, R270 हो, तो यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट्स को R0 के साथ ऑपरेट करोगे तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो R0 H करोगे, H ही रहेगा। R0 V करोगे, V ही रहेगा। R0 D करोगे, ये D ही रहेगा। R0 D डैश करेंगे, ये D डैश ही रहेगा। R0 R180 करेंगे, R180 रहेगा, क्योंकि R0 का मतलब है कि उसमें 0 डिग्री का रोटेशन करना है, और 0 डिग्री का रोटेशन करने का मतलब है प्यारे बच्चों कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि R0 इसमें क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट के लिए। आई बात समझ में? अब हम बात करें अगर यहाँ पे क्लोजर की, तो क्लोजर में आप पाओगे कि भले ही R0 हो, R180 हो और आपका R270 हो या R90 हो या फिर आपका H हो या V हो या D हो या D डैश हो, आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पुनः आपके इसी के एलिमेंट आने वाले हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ,
R90, R180, R270, फिर है आपका H, V, D और D डैश। और सिमिलरली यहाँ R0, R90, R180, R270, H, V, D और D डैश। इसका मतलब R0 और R0 कितना आएगा? तो R0 और R0 आएगा आपका R0, फिर ऐसे R90, ये R180, फिर ये R270 और ये आ जाएगा आपका H, V, D और D डैश। अब R90 से बात करो, R90 का मतलब R90, ये R180 और ये R270 और ये R0। क्या मेरी बात समझ में आई? और यहाँ ऐसे आ जाएगा D डैश, D, H और V, यानी कि R90 और H को मल्टीप्लाई करोगे D डैश आएगा, R90 और V को मल्टीप्लाई करोगे D आएगा। तो इसकी अगर R180 की बात करूँ तो ये R180, ये R270, ये हो जाएगा आपका R0 और जाएगा R90 और जाएगा V, H, D डैश और D। आपको घर में देखना है कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया? ये हो गया आपका R0, ये हो गया R90, ये हो गया R180 और ऐसे D डैश, V और H। फिर ऐसे यहाँ आएगा H, D, V और D डैश, V, D डैश, H, D, उसके बाद D, V, D डैश, H और D डैश, H, D और V। ये आ जाएगा R0, ये आ जाएगा R180 सॉरी, और ये जाएगा R90 और R270। इसी प्रकार R90, R180 आएगा, ये R180, R0, R270 और R0। फिर ये आ जाएगा R270, R90, R0, R180। इसी प्रकार ये आ जाएगा R90, R270, R180 और R0। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा D डैश कितना होगा तो आपने बोलना R180, D डैश D कितना होता है आप बोलोगे R270। लेकिन ये आपको घर में प्रैक्टिस करना है कि ये कैसे आया। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आप लोगों को स्वतः करना। अब यहाँ पर देखो इस टेबल के अंदर सारे देखो ये और ये क्यों किया मैंने, ताकि इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। और आप इसमें देख रहे होगे इसमें सारे एलिमेंट इसी से हैं। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि क्लोजर ऑपरेशन है, होल्ड कर रहा है। तो इसका क्यों? क्योंकि इनको और इनको आपस में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो इसी के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरी बात एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है? एसोसिएटिव में आप बोल सकते हो कि द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एसोसिएटिव। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग हमेशा क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। सो देयरफॉर A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी इंटू सी होगा फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू D4। आपस में इन जितने भी एलिमेंट हैं इनको आपस में इस तरह करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बोल दिया मैंने, R0 क्या है बच्चों? यहाँ पर R0 जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ R0 आइडेंटिटी, यहाँ R0 आइडेंटिटी, यहाँ R0 आइडेंटिटी, यहाँ R0 आइडेंटिटी। ये R0 क्या है? आपकी आइडेंटिटी का कार्य कर रही है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये आइडेंटिटी का कार्य कर रही है तो उसके बाद इन्वर्टिबल है कि नहीं? यानी कि अगर हर एक कॉलम में आपकी आइडेंटिटी आ रही है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि R0 को R0 से मल्टीप्लाई किया, R0 आ गया। इसका मतलब R0 का इन्वर्स कौन? R0। इसी प्रकार R0 को आपने यहाँ देखो R270 को R90 से मल्टीप्लाई किया, R0। इसका मतलब R270 इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स कौन है? R90। तो यहाँ पर लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ D4 इज इन्वर्टिबल। और अगर हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स क्या है? तो R0 का इन्वर्स क्या है? R90 का इन्वर्स क्या है? R180 का इन्वर्स क्या है? R270 का इन्वर्स क्या है? उसके बाद H का इन्वर्स क्या है? D का इन्वर्स क्या है? V का इन्वर्स क्या है? D डैश का इन्वर्स क्या है? ध्यान देना, R0 का इन्वर्स R0 बेटा, कोई नो प्रॉब्लम। R90 का R270, डरने का नहीं। R180 का R180, R270 का R90। ऐसे देखोगे जहाँ आइडेंटिटी उसके बाद H का है तो यहाँ H ही आ रहा है इसमें।
डी का डी आएगा, वी का वी आएगा, डी डैश का डी डैश आएगा। यानी कि हर एलिमेंट आपका ये क्या है, इन्वर्टिबल है, जिस कारण से इसमें बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें बच्चों कि R90 और V का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है और V इंटू R90 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, जरा देख लेते हैं। देखो जरा इसी में देखो, R90 और V का जो मल्टीप्लिकेशन है आप देख रहे होगे D आ रहा है, कितना आ रहा है, D। उसके बाद V और R90 कितना आ रहा है, V और V ये है बेटा, R90 ये है, तो VR90 आ रहा है D डैश। इसका मतलब ये आ रहा है आपका D, ये आ रहा है आपका D डैश। तो कहने का अर्थ क्या है कि R90V इज नॉट इक्वल्स टू VR90। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड इन D4। तो D4 में क्या क्या है जरा बताओ। D4 में है क्लोजर, बहुत बढ़िया। D4 में एसोसिएटिविटी, बहुत बढ़िया। D4 में आइडेंटिटी, बहुत बढ़िया। D4 में इनवर्स, बहुत बढ़िया, यस। लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव है। क्या है, नॉन कम्यूटेटिव। तो हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप में आज हमने एक स्क्वायर का रोटेशन और रिफ्लेक्शन करके कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं और उसमें किस तरह से कंपोजिशन ऑफ मैपिंग बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे अपने व्यक्तित्व को दिखा रही है, इस पर हमने चर्चा की। धीरे धीरे आगे भी हम पढ़ते जाएंगे किस तरह से और भी पॉसिबल केस आपके पास बन रहे हैं। अगर मान लिया बच्चों एक मेरे पास, मैं सिमेट्री पे बात करता हूँ रेक्टेंगल की, यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ सिमेट्रिक्स ऑफ नॉन स्क्वायर, सिमेट्रिक ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल, सिमेट्रिक ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल। आइए बात समझो, सिमेट्रिक ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या है, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ। अभी तक स्क्वायर था, ध्यान देना, आप क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है। इसकी पोजीशन मैंने मान ली A और मैंने मान लिया B और मैंने मान लिया C और मैंने मान लिया D। अब ध्यान देना कितने पॉसिबल रोटेशन आप बना सकते हो। सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा कि एक रोटेशन तो यही हो गया, A B C और D R0। तो R0 रोटेशन का मतलब ये जैसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वैसे ही रहेगा, C और D। उसके बाद क्या मैं R90 रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैंने R90 इसको रोटेट किया ना बच्चों, ये अभी तक ऐसा था, अब खड़ा बन जाएगा, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आने वाला। ये ऐसा था, R90 में ऐसा हो गया, फिर R180 में फिर ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब R90 नहीं चलेगा पर R180 चलेगा। R180 में क्या हो जाएगा, R180 में ये A जो है यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे R0 और इसको बोल देंगे R180। अब उसके बाद क्या आप इस तरह से इसका रोटेशन कर सकते हो, क्या आप इस तरह से इसका रोटेशन कर सकते हो, क्या आप इस तरह से इसका रोटेशन कर सकते हो, क्या आप इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। पहली बात क्या है, जैसे हमने रोटेशन में देख लिया कि हम R90 नहीं लगा सकते, R270 भी नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं R0 और R180। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। R90 में आप देख रहे थे खड़ा बन जा रहा था। तो अब इसी प्रकार हम अगर देखें कि क्या डायगोनली इसको चेंज करके कोई फ़र्क पड़ेगा, तो डायगोनली चेंज करके इसको फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसका मतलब डायगोनली भी इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे इसका, पहला रिफ्लेक्शन मैं आपको बताता हूं। तो हमने इसका रिफ्लेक्शन कर लिया हॉरिजॉन्टली, नहीं वर्टिकली। वर्टिकली किया तो क्या आया, वर्टिकली करोगे आप इसका रोटेशन, तो ये आ गया आपका D यहाँ चला, A यहाँ आया, C यहाँ आ गया और B इधर चला गया। इतनी बात समझ नहीं। और ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली करोगे तो A B C और D, इसका आपने हॉरिजॉन्टली किया रोटेशन, तो कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा D नीचे, C नीचे और A ऊपर और B ऊपर। तो कुल मिला के अगर आप रेक्टेंगल की सिमेट्री निकालना चाह रहे हैं तो रेक्टेंगल की सिमेट्री में आप पाओगे तो सिर्फ आपके पास कितने पॉसिबल रोटेशन और रिफ्लेक्शन है, 4 रोटेशन और 2 रोटेशन और 2 रिफ्लेक्शन आप लोगों के पास मौजूद है, इसके अलावा नहीं है। आई बात समझ में। वी नोट दैट ए रिफ्लेक्शन अबाउट एनी डायगोनल इज नॉट सिमेट्रिक मोशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
we note that the reflection about diagonal is not symmetric rotation. It would be good idea to take cut out of rectangle and observe the motions. ठीक है, हमें क्या करना है, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें कोई भी बदलाव आपके पास नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो हम इसको मान लेते हैं ऐसा, हमने एक सेट मान लिया, इसमें टोटल रोटेशन और रिफ्लेक्शन लिया तो R0 R180 और आया H हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो इसका क्या एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करा, जरा देखते हैं। तो इसका मतलब R0 R180 H and V, और यहाँ पर भी R0 R180 H and V। तो R0 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 रहा, ये R180 हो गया, और यहाँ R180 R0, और ये इसके साथ करोगे HV और VH, ये आ गया H और V, ये V और H, ये आ गया R0 R180 R180 और R0। तो कुल मिला के आपने देखा, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे बच्चों कि आपस में इनका बाइनरी ऑपरेशन के बीच में ऑपरेट करने पे जो अंदर के एलिमेंट हैं वो इसी से हैं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है। फिर मैं आपको बोलूँगा सिंस एसोसिएटिव इज होल्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होगी। और आप देख रहे होगे R0 आइडेंटिटी है सब जगह, R0 क्या है, आइडेंटिटी है। तो अगर इन्वर्स की बात करूं तो R0 का इन्वर्स R0, R180 का इन्वर्स R180, H का इन्वर्स H, V का इन्वर्स V, यानी कि हर एक एलिमेंट यहाँ पर सेल्फ इन्वर्स है। तो कल के दिन आप देखोगे, ध्यान सुनना मेरी बात को, पहली बात क्लोजर होल्ड है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, आइडेंटिटी R0 है, हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है, और एक चीज़ और देखिए, हर एक एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है, यानी कि सेल्फ इन्वर्स है। और बाद में आप देखोगे एक थ्योरम आने वाले भविष्य में पढ़ोगे कि यदि किसी सेट में सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होते हैं तो उसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस सेट के अंदर अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाती है। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ पर इसमें क्या क्या है आपका, कोई अगर आपसे इस सेट में पूछेगा, एस में इसको V4 नाम भी बोलते हैं किसी किसी कहीं कहीं पे, तो क्या है, क्लोजर है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी है। तीसरा क्या है, आइडेंटिटी है। चौथा क्या है, इन्वर्स है। और पांचवा कम्यूटेटिव भी होल्ड कर रहा है। मैं यहाँ पर एक खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ, अभी तो ग्रुप की डेफिनेशन पे मैंने बात ही नहीं की है, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में कितने प्रकार के सिमेट्री आप बना सकते हो, इस पर जरा आप लोग घर में विचार कीजिएगा। सिमेट्रिक ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने बनाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप लोग घर में इसको बनाओगे, अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन में बात करूं, A और B और ये C है और इसका सेंटर है, तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रोटेशन बनाने होंगे तो कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो R0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका कितना R120, एक आ जाएगा आपका 240, उसके बाद आ जाएगा आपका ये FA, यानी कि आप इसके खिलाफ इसके करस्पॉन्डिंग करोगे तो C इधर आ जाएगा, B इधर चला जाएगा, इसको FA बोल दिया। दूसरा B करोगे तो ये ऐसा आ गया, तो A इधर C उधर चला गया, तो इसको FB नाम दे दोगे। और C एक्सेस को फिक्स रखा तो B ऊपर A नीचे आ जाएगा, इसके ऐसे रोटेट करोगे तो ये FC हो गया। तो कुल मिला के इसमें 6 एलिमेंट होते हैं और उसको हम कल के दिन D3 नाम से जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपको देखना है कि ये D3 में किस तरीके से हमने इसको किया है, किस तरीके से रोटेशन किया, किस तरीके से हमने इसका रिफ्लेक्शन किया, और रोटेशन कैसे हुआ, रोटेशन हमने किस तरह किया, रिफ्लेक्शन हमने किस तरह किया, और ये जो इसमें जितने एलिमेंट हैं क्या ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर विचार करना ये आप लोगों का काम है। मैंने आपको इतना बता दिया है। अब धीरे धीरे हम ग्रुप की डेफिनेशन पर ध्यान देंगे अगले लेक्चर में, और जैसे आप ग्रुप की डेफिनेशन में ध्यान देंगे, आने वाले भविष्य में इसको मैं पूरा नचाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर एक चॉइस छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इस पर तो अभी बहुत खेल खेलना बाकी है, इतना खेल कि जितना आप अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे। मैं इसको बहुत बुरी तरह नचाऊंगा इन सारे ग्रुप्स को, लेकिन आपको तब तक का बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इन प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं और कैसे ये हमारे काम आएंगे, इस पर थोड़ा विचार करना। और बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सम्मुख आता हूँ।